चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क आपने लिख डाला? ठीक है, ओके। चलिए तो अब लास्ट हमने ये कुछ सेंटर पे कैमरा ऑफ है, प्लीज आपका कैमरा स्टार्ट कर दीजिए। सूरत, डब्बोली, नडियाद में भी है कि हिम्मतनगर। चलिए अब हम आज आगे बढ़ते हैं। कुछ जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसका रिवाइज करके। उस दिन हमने क्या पढ़ा था देखिए। पहले तो हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, वेक्टर स्टार्ट किया था, और फिर हमने बाद में पढ़ा था कि दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमको डील करना है। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसको डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए और उसका सम एल्जेब्रिक सम होगा। हमने वो रेफरेंस भी लिया था कि अगर आपके यहाँ पे मॉनसून सीजन चल रही है, अगर दोपहर को टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, सडनली बारिश हुई और टेम्परेचर कम होके 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डिफरेंस कितने का है? 5 डिग्री सेल्सियस का। सो आपने उसका स्केलर सब्ट्रैक्शन ही किया है। सुरेंद्र नगर में गर्ल्स यहाँ पे, सो जो हमने वहां पे सब्ट्रैक्शन किया वो एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन ही था। 40 माइनस 5 35। सो जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसका सम हम एल्जेब्रिक सम या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एल्जेब्रिक ही करेंगे। फिर वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसको मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल्स ही होना चाहिए। जो आज हम पढ़ने वाले कि वेक्टर रूल्स क्या है। देन वहां पे हमने करंट का एग्जांपल लिया था कि 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, तो उसका एडिशन हमने 7 एम्पियर किया। हमने उसका एल्जेब्रिक एडिशन ही किया। दो करंट को डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, मगर एडिशन हमने उसका स्केलर किया, एल्जेब्रिक एडिशन किया, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी कि एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरो में जो लेंथ है वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और जो एरो होगा वो डायरेक्शन शो करेगा। एरो को हम हेड बोलते थे और जो दूसरा पॉइंट था उसको हम टेल बोलते थे। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज किए बिना सारे प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। वेक्टर रिमेन सेम। हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज किए बिना प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें हमारा वेक्टर चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वांटिटी थी कि अगर आप वेक्टर को रोटेट करते थे, अगर ऐसे वेक्टर है और वेक्टर को मैंने रोटेट कर दिया बाय एंगल थीटा, ये थीटा की वैल्यू 2 पाई या 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। सो हमारा वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये दूसरा वेक्टर मेरे को मिल गया, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है तो ध्यान रखना कि उस वेक्टर की टेल को ही कनेक्ट करना है। देखिए ये ए वेक्टर है और ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये बी वेक्टर, इस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करने के लिए हमको उसकी टेल्स कनेक्ट करनी होगी, और जो टेल्स के बीच का एंगल लेस देन और इक्वल टू 180 होगा वो हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ये ए है तो ये बी को मैं पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं, तो ये जो होगा, हमने मालूम किया था कि ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा, तो ये 120 डिग्री हमारे दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। आप ए को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, बी को भी शिफ्ट कर सकते हो। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि इनइक्वालिटी बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। हम इनइक्वालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम दो वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। यस, हम दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो कंपेयर कर सकते हैं
मगर उसकी डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि ये बड़ी वाली एक्स है या छोटी वाली एक्स है। एक्स डायरेक्शन है, अगर दो वेक्टर है, ये ए है ये बी है, ये एक्स में है, तो एक्स डायरेक्शन को हम कैसे कंपेयर करें? इस मैग्नीट्यूड को कर सकते हैं, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। सो हम इनइक्वालिटी बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ये हमने पढ़ा था। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर दो वेक्टर को हमको सेम वेक्टर इक्वल वेक्टर बोलना है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। दैट मीन्स कि हमने वहां पे पढ़ा था कि ये 10 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी डिफाइन की, ये मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन x, और ये हमने v वेक्टर बोला है, और यहाँ पे 10 न्यूटन हमने फोर्स बोला है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना यहाँ पे है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हुए। दो उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मगर वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो सेम नहीं है। फिर पैरेलल वेक्टर में हमने पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर कौन सा, जिस दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ए है ये बी है, सिर्फ उसके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। फिर हमने एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़ा था, तो ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच के टेल्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लास्ट में हमने कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था। कोलिनियर वेक्टर में हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर जो भी वेक्टर है वो किसी लाइन के अलोंग है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अगर यहाँ पे हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये वेक्टर पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो कोई बात नहीं, सिर्फ ये किसी एक लाइन के अलोंग लाइन करना चाहिए, कोई एक लाइन के अलोंग ये लाई कर रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, ऑल आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि लाइन में एक्स एक्सिस में ही ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी हो सकती है कि अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा वेक्टर लेना है कि यहाँ पे ये एक्स वेक्टर, ये वाई, ये जेड, सब एक लाइन के अलोंग ही लाई कर रहे हैं, तो ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। ओके, अब आज हम आगे पढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 9 आज हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, 9th दो प्रॉपर्टी ही हमारी रिमेनिंग है। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये है हमारा कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स ये किसको बोलते हैं, देखिए, इफ कोप्लानर वेक्टर्स, if 2 or more than 2, if 2 or more than 2 vectors are lying in same plane, then these vectors are called कोप्लानर वेक्टर्स। मीन्स के दो या दो से ज्यादा, इफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर आर लाई इन सेम प्लेन, देखिए यहां पे हम दो प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा बॉर्ड है ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, और आप जहां पे बैठे हो जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये बुक है, तो अगर ये मैं बोलूंगा तो ये वर्टिकल प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। यस, यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन में ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। सो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो और दो से ज्यादा है वेक्टर्स, if 2 or more than 2 vectors are lie in same plane, वो same plane में ही lie कर रहे हैं, then these vectors are known as या called coplanar vectors। तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब देखिए
इसमें मैं आगे आपको बताता हूं, मगर दो लाइनें मैं यहां पे और ऐड करूंगा। फर्स्ट ये पॉइंट, इफ टू vectors are must lie, two vectors are must be lie in same plane. Two vectors are must be lie in same plane, but three or more than three vectors, may or may not be lie in same plane, may or may not be lie in same plane. देखो यहां से आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन हो सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों लाइनें मैं क्लियर करा रहा हूं कि टू वेक्टर्स आर मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन, दैट मींस दो वेक्टर्स हो गए वो कोप्लानर ही होंगे, मगर दो से ज्यादा तीन होगा और तीन से ज्यादा होगा, तीन थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी लाई इन सेम प्लेन। अब देखिए यहां पे मैं ये एक ए वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। सो यहाँ पे ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट इज एक्स वाई प्लेन। ये एक्स है, ये वाई है। देखिए ये पहले वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन में ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों एक्स वाई प्लेन में ही है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर कोप्लानर वेक्टर्स, जो मैंने यहाँ पे बात बताई कि टू वेक्टर्स आर मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे थ्री एक्सिस दिखा रहा हूं। ये जो मेरी पेन है ये एक्स एक्सिस शो कर रही है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्या आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। मोडासा आपको दिखाई दे रहा है? यस, थंब राइज कीजिए। ये एक्स वाई एंड जेड। सो यहां पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये एक्स वाई प्लेन में होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक प्लेन होगा। देखो ये प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये जेड है। सो ये एक्स जेड प्लेन है। ये मेरा जो वर्टिकल प्लेन मैंने बताया ना, ये प्लेन जो है वो ये एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन होगा। फिर ये एक्स और ये जेड ये दोनों मिला के एक्स जेड प्लेन बना रहे हैं, ये एक्स जेड प्लेन। ये वाई और जेड ये जो प्लेन बनाएगा ये प्लेन, ये वाई जेड प्लेन होगा। तो दो वेक्टर हो गए, कौन सा भी दो वेक्टर ले लो, वो किसी एक प्लेन में तो लाई करेंगे। दैट मींस टू वेक्टर्स आर मस्ट बी लाइन इन सेम प्लेन। यहाँ पे ए और बी देखो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, एक वेक्टर ऐसे है, ये ए और ये बी आउटवर्ड है, बी यहां से आउटवर्ड है बी वेक्टर। तो देखिए ये ए और बी दोनों कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक्स और जेड। तो ये सेम प्लेन हो गया ना एक्स जेड। हाँ ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में, मगर प्लेन तो एक्स वाई है दोनों के लिए। यहाँ पे ए एक्स में है और बी जेड में है, तो प्लेन तो एक ही रहा ना, एक्स जेड प्लेन। सो मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि दो वेक्टर हो गए ना, टू वेक्टर्स, वो टू वेक्टर्स ऑलवेज एक ही प्लेन में लाई करेंगे। वो पॉसिबल ही नहीं है कि ए वेक्टर एक्स में होगा और ये जो बी होगा वो अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो प्लेन हो जाएगा दूसरा कोई। यहाँ पे दो वेक्टर्स आर मस्ट बी लाइन सेम प्लेन, मगर तीन वेक्टर हुए। चलो तीन वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये तीन वेक्टर, ये ए, फिर ये बी, फिर ये सी, ये तीनों भी एक्स वाई प्लेन में ही है। देखिए आप ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड देन ये सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लाई इन सेम प्लेन। अच्छा कौन सा प्लेन, देखिए ये प्लेन को मैं बोलूंगा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर ए बी एंड सी। मगर अब देखना आप यहां पे ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब देखना ए वेक्टर ऐसे मैं बोल रहा हूं टूवर्ड एक्स,
बी हुआ टुवर्ड वाई एंड सी हुआ टुवर्ड जेड। ए देखिए आपको यहां पे ही देखना है, लिखना स्टॉप। ये ए वेक्टर, क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। ये ए, ये बी और ये सी, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है? नहीं है। गुड। ये ए और बी ये एक्स वाई प्लेन में है, मगर ये सी जेड में आ गए, तो वो वाई जेड प्लेन में कहलाएगा। वो एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, वो सेम प्लेन, वो एक्स वाई नहीं है, वो पक्की बात है। सो मैंने यहां पे ये लिखा है, 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी लाई इन सेम प्लेन। यहां पे ये 3 वेक्टर्स है जो एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, और मैंने जो बताया, एक ए ऐसे लेना है, ए फिर बी अपवर्ड और सी आउटवर्ड। सो ए बी ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में, मगर ये प्लेन से बाहर आ रहे हैं, सो ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होगा। सो यहां से आपका स्टेटमेंट वाला और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये बात? पक्का महुआ? सबको क्लियर हुई? दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दो से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा एक प्लेन में लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हमको पढ़ना है जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर, सो जीरो वेक्टर दैट मींस इट हैज zero magnitude, it has zero magnitude, and second, it has arbitrary direction. आर्बिटरी को आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में आर्बिटरी दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, ये भी बोल सकते हो। देखिए, जो भी ए ग्रुप वाले बच्चे हैं वो जीरो वेक्टर में मैथ्स में पढ़ेंगे, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। यहां से जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो मैथ्स में आएगा आपको, वेक्टर अलजेब्रा में। यहां पे हमको इतना ही मालूम करना है कि जीरो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और इसको कुछ डायरेक्शन होगी, नॉट डिफाइंड, आर्बिटरी डायरेक्शन होगी। क्या होगी, कैसे होगी, आप मैथ्स में पढ़ोगे। अभी हमारे लिए इतना ही यूजफुल है। अब हम वेक्टर में आगे बढ़ते हैं और वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मेरे को ये फिल कराना है आपका एक फंडा, जो रॉन्ग फंडा आपके दिमाग में था कि 5 और 5 10 ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगा 5 और 5 10 भी हो सकता है, 5 और 5 0 भी हो सकता है, और 5 और 5 0 और 10 के बीच कुछ भी हो सकता है। अगली बार आप 5 और 5 बोलिए तब केयरफुल रहिए कि 5 और 5 कंपलसरी नहीं है, 10 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आज हमको वेक्टर में पढ़ने मिलेगा। वेक्टर हमको सिखाएगा कि अब हमको नेक्स्ट टाइम ये अवेयर रहना है कि 5 और 5 बोलते टाइम कि 10 ही हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें चलो पहले हम बेसिक यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे। देखो, वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 2 मेथड्स है। फर्स्ट है पिक्टोरियल मेथड एंड सेकंड अगेन हम कंपोनेंट लेके पढ़ेंगे, जो आज नहीं आती वाली है। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की 2 मेथड्स है। फर्स्ट पिक्टोरियल, दैट मींस हमको पिक्चर ड्रॉ करना है, ए वेक्टर को ड्रॉ करना है, बी वेक्टर को ड्रॉ करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके हमको पढ़ना है। दूसरी आएगी वहां पे हम कंपोनेंट लेके आगे बढ़ेंगे। सो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट मेथड
हम यहां पे पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स एडिशन एंड subtraction, addition and subtraction of vector by pictorial method. कौन से सेंटर में? भौमिक पटेल। Okay. Addition and subtraction of vector by pictorial method. Pictorial method से मैं यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने वाला हूं। उसमें भी दो मेथड है। पहले वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की दो मेथड, पिक्टोरियल एंड सेकंड हम जो पढ़ेंगे वो एल्जेब्रिक है। पिक्टोरियल में दो मेथड, one is by triangle rule and second is by parallelogram rule. So इसमें भी दो है। First, addition and subtraction by triangle method. By triangle method. ये नेम में ही सब कुछ आ गया, आपको कुछ याद करने की आज जरूरत ही नहीं है। ट्राइंगल मेथड दैट मीन्स मेरे को पिक्चर ड्रॉ करके ट्राइंगल बनाना है, सिर्फ वही बात है। पैरेललोग्राम मेथड आएगी तो उसमें मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, सिंपल। चलिए, तो हम पहले ये दो वेक्टर यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है। इसको मैं बोलूंगा ये मेरा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है। और ये ए वेक्टर मेरे एक्स एक्सिस के साथ ही है, सो मैं ये भी बोल सकता हूं कि बी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड किया, या बी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ थीटा एंगल सबटेंड किया, बिकॉज ऑफ ए वेक्टर बी एक्स एक्सिस में ही है। और मेरे को यहां पे फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है वो बताना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका एडिशन पहले हम पढ़ेंगे। पहले हम एडिशन पढ़ेंगे बाय ट्रायंगल मेथड। ये रिजल्टेंट कुछ होगा, आर मींस रिजल्टेंट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा है कि पिक्टोरियल, तो चलो हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और पिक्चर ड्रॉ ऐसा करना है कि उसमें ट्रायंगल बने, क्योंकि ट्रायंगल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही ए वेक्टर है, सो मेरे को ए वेक्टर, इसको हम पढ़ चुके, ये जो है ये हमारा हेड कहलाएगा, ये हेड। और ये जो है हमको मालूम है ये टेल है। तो आपको ट्राइएंगल मेथड में क्या करना है, ये फर्स्ट ए वेक्टर है, इसको आप पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे ला सकते हो क्या? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप बताना कि ये ए वेक्टर है, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे रख दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस या नो? यस। मैं ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज किए बिना सारे प्लेन में कहीं से भी कहीं ले जा सकता हूं। तो मैंने इसको यहां पे लिया। अब दूसरा वेक्टर, चलिए ये मेरा है ए वेक्टर, ओके फाइन। अब दूसरा बी वेक्टर, ए वेक्टर की हेड में मेरे को बी वेक्टर की टेल रखनी होगी। बाय ट्राइएंगल मेथड से जब हम एडिशन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड की टेल आनी चाहिए। चलो ये बी वेक्टर है, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया 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 और यहां पे मैंने उसको प्लेस किया। क्या ये मैं कर सकता हूं? उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज किए बिना ये बी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। यस कर सकता हूं। ये बी वेक्टर, तो देखिए हमको जो ट्रायंगल मेथड पढ़ना है उसमें फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड का टेल रखना है। फर्स्ट के हेड में सेकंड का टेल, ओके। अब रिजल्टेंट देखिए, मुझे ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल में 3 साइड होगी, 3 साइड्स में 2 साइड तो वेक्टर ने ले ली,
तो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट की होगी, पक्की बात है। मगर रिजल्टेंट ड्रॉ करने के टाइम हमको ये डाउट हो सकता है। देखिए आपको ड्रॉ नहीं करना है, पहले यहाँ पे समझना है कि मैं रिजल्टेंट में जो हेड है वो यहां पे रखूं, ये पहले वाला सही या दूसरे वाला सही? तो सही क्या होगा? आपको रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करना है कि जहां पे रिजल्टेंट की और ये ए वेक्टर की टेल के साथ टेल कनेक्ट हो और हेड के साथ हेड कनेक्ट हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करना है कि टेल के साथ टेल कनेक्ट हो और हेड के साथ हेड कनेक्ट हो। देखिए ये जो हमारा ट्राइएंगल हुआ, ये ट्राइएंगल बन गया और ये ट्राइएंगल में दो साइड, टू साइड्स इंडिकेट वेक्टर, टू साइड इंडिकेट वेक्टर एंड remaining side indicate resultant vector, indicate resultant vector। ट्राइंगल में दो साइड हमारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है एंड रिमेनिंग साइड इंडिकेट रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए के हेड में बी की टेल, रिजल्टेंट मिल गया और ट्राइंगल हो गए, क्योंकि मेथड का नेम ही है ट्राइंगल मेथड। समझ में आया सबको? पक्की पक्का पक्की बात, कच्ची बात नहीं ना? चलिए अब मैं एक एग्जांपल और यहां पे ले रहा हूं, फिर हम दूसरी मेथड में चलेंगे क्योंकि ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए सेकंड एग्जांपल के थ्रू हम अभी यहां पे ये डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे मैं ऐसे एक पी वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ये पी वेक्टर है और ऐसे कुछ क्यू वेक्टर है। चलिए ये पी वेक्टर और ये मेरा क्यू वेक्टर। आपको बताना है P प्लस क्यू क्या होगा। P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू सिंपल रिजल्टेंट मेरे को R वेक्टर ही मिलेगा। चलिए इसमें क्या करना होगा आपको मुझे बताना है। ये P वेक्टर ऐसे कुछ एंगल क्रिएट करेगा, मगर आपको ही अभी मुझे कि इसका मुझे ट्राइएंगल मेथड से वेक्टर एडिशन करना है। बूम 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 बूम। चलो यहाँ पे मुझे आंसर मिल सकेगा, लूनावाड़ा सेंटर। चलिए लूनावाड़ा सेंटर, अनम्यूट कीजिए। वो पहले वाले बैन है, वो आप बताइए कैसे मेरे को यहाँ पे ट्राइएंगल मेथड का यूज करके एडिशन करना है, आप बताइए। ओके वो ऐसे ही ड्रॉ करूं या उसकी डायरेक्शन चेंज करूं? ओके ठीक है, फिर ओके क्यू वेक्टर को मुझे ड्रॉ करना है पी की हेड से या टेल से? ओके ओके अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है आप बताइए। ये करेक्ट मैंने ड्रॉ किया ना? नो तो ऐसे करेक्ट हो सकता है क्या? ओके गुड। सो यहाँ पे पहले ये पी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फिर क्यू वेक्टर को अगेन मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट के लिए मैंने बताया था टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड मैच होनी चाहिए, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। चलिए यहां पे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि अगर मेरे को क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर पूछा जाए तब हम क्या करेंगे। हमको यहाँ पे क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर निकालना है। चलिए, और इसको मैं आर डैश बोल रहा हूं, तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन था। चलिए, तो क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर करना है, आपको अपने हिसाब से भी डिस्कस करना है कि क्यू को एज से मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले, जो फर्स्ट वेक्टर है उसको पहले शिफ्ट करो, फर्स्ट के हेड में सेकंड की टेल, फर्स्ट के हेड में सेकंड की टेल। चलिए, तो ये मैं ऐसे क्यू वेक्टर यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करके मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये क्यू यहाँ को मैं पैरेलल शिफ्ट करके ले आया। क्यू के हेड में पी की टेल, क्यू के हेड में ये पी की टेल, ये पी था। तो रिजल्टेंट ये देखिए, ये क्यू ये पी, क्यू के हेड में पी की टेल। अब रिजल्टेंट के लिए हेड हेड और टेल टेल कनेक्ट होनी चाहिए। चलिए, तो मैं यहां पे ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ किया ये आ गया। तो आपने देखा कि P प्लस क्यू किया तब जो रिजल्टेंट आया था डायरेक्शन वाइज एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज, Q प्लस P करके करने के टाइम भी आर वेक्टर वो ही रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए सेम ही रहा। मीन्स P प्लस क्यू बोलो या Q प्लस P बोलो, दोनों सेम ही है। P प्लस क्यू बोलो या Q वेक्टर प्लस P वेक्टर बोलो, दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम। दोनों में देखिए ना, ये रिजल्टेंट सेम ही आ रहा है। सो अगर आप P वेक्टर प्लस Q वेक्टर करोगे या Q वेक्टर प्लस P वेक्टर करोगे, दोनों बात सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, डन सबको? ओके फाइन। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं और वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं बाय पैरेललोग्राम मेथड। सो सेकंड नंबर यहां पे बाय पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का ही सेकंड पार्ट है कि भाई पैरेललोग्राम मेथड हम वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन अभी बाकी है, एडिशन पढ़ा है। चलिए, मैं यहां पे ऐसे ए वेक्टर, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा कुछ बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी है। जो बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल सबटेन कर रहा है, ये अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूं तो उसके साथ थीटा एंगल, और ये ए वेक्टर खुद एक्स एक्सिस में ही है क्योंकि ये ऐसे ही है। मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है जो हमको रिजल्टेंट आर वेक्टर देगा। मगर अब मेथड चेंज हो रही है, अब मुझे ट्रायंगल नहीं बनाना, मुझे पैरेललोग्राम बनाना। ट्रायंगल में हम ऐसे पढ़ चुके थे कि पहले वेक्टर के टेल में दूसरे का हेड, फिनिश। फिर रिजल्टेंट में हेड के साथ हेड एंड टेल के साथ टेल कनेक्ट हो जाए, बात बन जाएगी। मगर यहां पे क्या होगा कि आपको पहले ए वेक्टर लेना है, ए प्लस बी है तो पहले तो ए वेक्टर ले लो। चलो, मैं यहां पे ए वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट करता हूं, ये ए वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहां पे ड्रॉ किया, ये ए वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किया। फिर क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम।
ये ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। कहां से? अब ए के हेड में बी की टेल, ऐसी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि वो तो बात थी तब जब हमारी मेथड थी ट्रायंगल। अब क्या करना है, बी वेक्टर भी वहीं से ड्रॉ करना है जहां से आपने ए ड्रॉ किया, मींस की टेल्स कनेक्ट होनी चाहिए। ये बी वेक्टर है, इसको मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया 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 और यहां पे लेके चलाया, ऐसे कुछ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा था, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, so इसके साथ ये थीटा एंगल ही क्रिएट करेगा। देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस होगी अगर, तो उसके साथ ही थीटा एंगल ही क्रिएट करेगा, ये एंगल थीटा हो गया। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। दैट मींस पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे दोनों वेक्टर्स की टेल्स को कनेक्ट करना होगा, जहां ए की टेल है वहीं पे बी की टेल। क्या इस शेप को आप पैरेललोग्राम बोलोगे? क्या ये है? नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, ये साइड ओपन है। चलिए नो प्रॉब्लम। फिर मैं क्या करूंगा, देखिए आप याद ये रखना है कि मुझे पैरेललोग्राम के लिए दोनों वेक्टर के टेल्स को ही कनेक्ट कर देना है, सिंपल। ट्राइंगल के लिए फर्स्ट के टेल में सेकंड, सॉरी फर्स्ट के हेड में सेकंड का टेल होना चाहिए, और पैरेललोग्राम के लिए दोनों की टेल्स को कनेक्ट कर दो, सिंपल एज इट इज शिफ्ट करके। मुझे अभी दो साइड बाकी है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए 4 साइड होनी चाहिए, अभी नहीं हुई है। तो ये क्या करता हूं मैं, अगेन ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर को एस ए ही में शिफ्ट करता हूं पैरेलली। मैं ए वेक्टर को ऐसे ही पैरेलली अभी शिफ्ट कर रहा हूं, देखिए ऐसे मैंने शिफ्ट किया, ऐसे कुछ सेम। तो ठीक है, अभी 3 साइड हुई, तो फिर मैं ये बी वेक्टर को भी पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दूं। क्या अब आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है? यस या नो? मेथड में कुछ याद रखना ही नहीं है, भुज पक्का, भुज वाले बच्चे ओके। अभी सभी बच्चे ऐसे नहीं है, कुछ बैठे हैं ऐसे, वो मूवी वाले, वो भी क्या चल रहा है, सैयारा कुछ चल रहा है ना, हाँ वो सैयारा फीवर वाले हैं सब। उसमें क्या है कि ये कैसी कैसी मूवी आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। उसमें क्या है, कुछ वो नीडल लगा के मूवी देखने जाते हैं, तो कुछ वो ठीक है। अब वो के वो आपकी जनरेशन क्या, वो जेन जी के जेन सी ऐसे बोलते हैं ना आपकी जनरेशन को, हाँ जो यहाँ बोल रहा है। अब अभी देखना, अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो जेन जी ऐसा ही कुछ है, तो वो क्या करेंगे, अभी वो अपनी वर्ल्ड में सुबह सुबह वो डे ड्रीमिंग में चले जाएंगे। तो ये नहीं करना है, हमको पढ़ना है और साथ में कुछ कुछ लिखना है। बहुत सारे बच्चे अभी लिख रहे हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे। ये सब आपको 2 ईयर के बाद कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट ने साहब सर ने हमको क्या बताया था? सीताराम होगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ये ए वेक्टर को ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया, बी को ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया, टेल्स के साथ टेल को कनेक्ट किया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है तो 4 साइड होनी चाहिए, इसको ऐसे शिफ्ट किया, इसको ऐसे शिफ्ट किया। अब यहाँ पे तो देखो कि रिजल्टेंट के लिए मुझे 2 डायगोनल अवेलेबल है। जैसे हमारा ट्रायंगल मेथड था, तो उसमें 2 वेक्टर साइड को दिखा रहे थे और रिजल्टेंट हमारी तीसरी साइड शो कर रहे थे। इसमें हमारे पास 2 डायगोनल है, देखिए ये फर्स्ट डायगोनल, देखिए मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा एक डायगोनल है, आपको नहीं ड्रॉ करना है अभी, और ये मेरा दूसरा डायगोनल है। तो यहाँ पे कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट आर वेक्टर को शो करेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वो ही कहलाएगा जहां पे सारी हेड मिलनी चाहिए और सारे टेल्स मिलने चाहिए।
यहाँ पे देखिए सबका हेड 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 मिल रहा है, यहाँ पे टेल 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 मिल रहा है। तो ये जो डायगोनल हुआ मेरा, मेरे को ऐसा डायगोनल ड्रॉ करना है कि जिसके अकॉर्डिंग सब वेक्टर की हेड मिल जाए और सब वेक्टर की टेल मिल जाए, वो मेरा रिजल्टेंट कहलाएगा, वो डायगोनल। तो ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है मालूम हुआ आपको, कि दो अगर डायगोनल है तो उसमें ऐसा डायगोनल चूज करना है कि जिससे वहां पे एक ही जगह पे सारे हेड मिल जाए और सारी टेल्स मिल जाए। तो ठीक है, अब तो देखिए, अच्छा ये ए है तो ये ए वेक्टर ही है ना, उसको ही हमने पैरेलली शिफ्ट किया है, ए वेक्टर को ही। ये बी है तो ये भी बी ही है ना, ये भी बी है। अब देखिए यहां पे मैंने दिखाया था आपको कि ये बी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या मैं ये एंगल थीटा कंसीडर नहीं कर सकता? डेफिनेटली, ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहा है। सो मैं यहां पे ट्रिगोनोमेट्री का या ट्रिगो का यूज करके क्या ये नहीं निकल सकता कि ये साइड क्या है और इतनी क्या है? ये सिर्फ ये साइड ही अभी मुझे मालूम करनी है, ये साइड कितना हुआ और ये कितना हुआ, ये ही मुझे मालूम करना। अगर ये बी है तो वो तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे यूज होगी कि देखिए cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? हेलो, यहाँ पे कि ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 के सामने का। और बी वेक्टर नहीं लिखना है मेरे को, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो बी कीजिए, या वेक्टर एंड मोड दोनों कीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ बी किया, तो एडजेसेंट कितना हो गया मेरा? बी cos थीटा। क्या मैं ये साइड नहीं फाइंड कर सकता? डेफिनेटली फाइंड कर सकता हूं साइन थीटा की हेल्प से। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बी हुआ मेरा। सो अपोजिट साइड कितनी हो गई? बी साइन थीटा हो गया, ये बी cos थीटा, ये बी साइन थीटा। सो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करना है आपको मालूम हो गया सबको, कि हमको उसकी टेल्स कनेक्ट करनी है, फिर फोर साइड कंप्लीट करनी है, और डायगोनल हमको जो है वो कौन सा डायगोनल चूज करना है कि ताकि जो टेल्स टेल्स है और हेड हेड है वो अपने आप मिल जाए। फिर मैंने ये, सर आपने ये क्यों किया? मैं बताता हूं, ऐसा मैंने क्यों किया कि बी वेक्टर में यहाँ पे बी cos थीटा बोला और बी साइन थीटा बोला। मगर देखिए ये एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास ऐसा कुछ पी वेक्टर हो, चलिए ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझना है, ये पी वेक्टर है ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ ये क्यू वेक्टर है, ये मैं पी वेक्टर, ये क्यू। मेरे को रिजल्टेंट फाइंड करना है पी प्लस क्यू, मगर कंडीशन ये है कि मुझे ट्रायंगल मेथड यूज नहीं करनी है, मुझे पैरेललोग्राम वाली मेथड यूज करनी है। तो चलिए पहले पी वेक्टर को लाइए। यस यस, ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है? ओके श्योर, वेलकम। चलिए भाई, एक सेंटर अब देखना सब सेंटर वाले एक एक कलर नहीं बताना, हाँ? वरना व्हाइट के अलावा कुछ लिखने के रहेगा ही नहीं। ये अमरेली वाले बच्चे मुझे मालूम है, 12th में जो अमरेली वाले हैं ना वो बोलते हैं येलो पेन मत यूज कीजिए, फिर एक सेंटर वाले बोलेंगे पिंक मत यूज कीजिए, तो फिर यूज क्या करे, कुछ तो कलर मेरे को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो ये कौन सा कलर आपको शूट होगा? व्हाइट। चलो ये पी था हमारा, आगे
ज्यादा लंबा हो गया, ये P और ये Q, तो ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर, P प्लस Q। सो P प्लस Q के लिए मेरे को क्या करना है, पहले P को पैरेलली शिफ्ट करके लाओ। चलिए मैं ऐसे P को पैरेलली शिफ्ट करता हूं, ऐसे यहां पे मैंने पैरेलली शिफ्ट किया। Q को भी पैरेलली शिफ्ट करो, मगर अब मुझे वो मेथड नहीं यूज करनी है Q की टेल को P के हेड में, नो, पैरेललोग्राम बोला है तो यहां से ही Q ड्रॉ करना है। सो ये मेरा P हुआ, ये मेरा Q हुआ। अभी पैरेललोग्राम के लिए तो भाई 4 साइड बननी चाहिए, ये तो 2 ही हुई, नो प्रॉब्लम। अगेन फिर से ये P को शिफ्ट करके ऐसे रखो, ये Q को शिफ्ट करके ऐसे रखो। क्या अब आपको 4 साइड दिख रही है? यस, अब ये पैरेललोग्राम हो गया। सो ये P यहां पे शिफ्ट हुआ, ये Q यहां पे शिफ्ट हुआ। अब यहां पे 2 डायगोनल हो गए, कौन सा डायगोनल मेरा करेक्ट होगा? चलिए मैं पहले दोनों डायगोनल यहां पे ड्रॉ कर डालता हूं। ये मेरा पहला वाला डायगोनल, ये सेकंड वाला डायगोनल। चलिए अब मैं पूछूंगा कौन सा डायगोनल मेरा सही रहेगा रिजल्टेंट को इंडिकेट करने के लिए, रिजल्टेंट को इंडिकेट करने के लिए। और मुझे आंसर मिलेगा, सर वेक्टर उसके हेड ठीक से नहीं दिख रहा है। वेक्टर के हेड ठीक नहीं दिख रहे, वो मैं आपको हेल्प करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा ना तब। बूम 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 बूम, दाहोद से कोई बताएगा? दाहोद से नहीं बहन, ऐसे आप मना क्यों कर सकते हो? मुझे यहाँ पे सब दिख रहा है। चलिए दाहोद, मैं जब सेंटर का नाम बोलूं ना तो फटाफट अनम्यूट करना, ऐसे नहीं, लिथार्जिक नहीं होना है हमको। ये क्यों अनम्यूट नहीं कर रहे? दाहोद, मुझे लगता है ये सब खाना खाना बाकी है। चलो दाहोद, हाँ हाँ, वो बेन हाँ बोल रहे हैं, मुझे मालूम है खाना खाना बाकी है अभी। चलिए तो अब दाऊद आप बताना, वहां पे सेंटर एडमिन से बात करना और आप पता कर लेना कैसे अनम्यूट होता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो वलसाड, चलिए वलसाड GCI, यस, गुड, अनम्यूट, यस। ये फर्स्ट वाला डायगोनल करेक्ट होगा या सेकंड वाला? चलिए फर्स्ट वाला, यस गुड। वाई फर्स्ट वाला? ओके गुड। सबके टेल और सबके हेड और हेड मिट करने चाहिए, मिलने चाहिए, तो ये वाला मेरा डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा। और एक बात बताऊं, देखिए देखिए, ये P, यहां पे ये Q, ये R, ये ट्रायंगल यू हुआ ना, देखिए पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल है, देखिए आप, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, फर्स्ट के हेड में सेकंड की टेल, ये रिजल्टेंट, यही हुआ ना। यहां से देखिए आप, यहां पे ये Q, ये Q के हेड में P की टेल, देखिए ये रिजल्ट। मैंने बताया था ना कि P प्लस Q बोलोगे या Q प्लस P बोलोगे, दोनों सेम ही है। सो पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल है ही, देखिए फर्स्ट सेकंड, ये रिजल्टेंट, तो ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया। हमको पढ़ना पैरेललोग्राम ही है मगर उसमें भी ट्रायंगल है ही। चलिए तो अब हम यहां से, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन को हमको ठीक है कैसे ड्रॉ करना है वो पता चल गई, मगर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है वो हम देखते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तब क्या करना है वो देखते हैं। चलिए यहां पे क्या आप सबको
ये ट्राइंगल शो हो रहा है, आपको ड्रॉ नहीं करना है ऐसे, ये ऐसे। जामनगर वाले बच्चे शायद ये कलर आपको दिख जाए, ये कलर, ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ठीक है, गुड। ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस का यूज कर रहा हूं। ये ट्राइंगल, ये देखिए, ये साइड कितनी हुई, रिजल्टेंट आर, ये साइड हुई बी साइन थीटा की, और इसकी लेंथ कितनी हुई, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए, और ये बी कॉस थीटा, सो इसकी लेंथ होगी ए प्लस बी कॉस थीटा, इसकी लेंथ बी साइन थीटा, ये रिजल्टेंट आर। सो मैं ये ट्राइंगल का यूज करके पाइथागोरस का यहां पे यूज करूंगा। सो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस रूल, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, दैट ये जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, अगेन सर यहाँ पे तो आर लिखा है, वेक्टर लिखा है, अरे मेरे को वहां पे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो सिर्फ मैंने आर ही लिखा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ये एक साइड हुई हमारी, ये एक साइड हुई ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या मैं ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं? डेफिनेटली। तब क्या होगा, तब मैं यहां पे लिख पाऊंगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और उसकी वैल्यू 1 है, वो आपको मालूम है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पे सिर्फ रहेगा प्लस 2ab कॉस थीटा, और मेरा जो फॉर्मूला है वो मुझे मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। अगेन ये सर आपने क्यों पढ़ाया, मैंने इसलिए पढ़ाया कि अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, आपको मालूम है कि उसका रिजल्टेंट आर होगा, अब आपको मालूम करना है कि उसका सर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट where theta is the angle between, where theta is the angle between a vector and b vector। अरे सर आपने तो b वेक्टर के साथ ऐसा बोला था कि थीटा एंगल है वो x एक्सिस एंड b वेक्टर के बीच का है, बट दोस्तों ये x एक्सिस में ही हमारा a वेक्टर है ना, सो ये थीटा एंगल आप x एक्सिस और b वेक्टर के बीच का भी बोल सकते हो, या a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का भी बोल सकते हो। सो थीटा आपको नहीं, ये नहीं बोलना है कि थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये क्या मिला आपको, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें सर क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, बी का भी मैग्नीट्यूड है, सब मैग्नीट्यूड है। और अगर कभी आपको ये बतानी हो कि डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट ए वेक्टर तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, हमारा रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कहां पे लाई कर रहा है, तो ये मुझे अगर 5 बताना हो, इसको मैं 5 या अल्फा बोलूंगा, ये अल्फा 5 बीटा कौन सा भी आप एंगल चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सो अगेन ये अल्फा किसके बीच का एंगल है? अब क्या होगा? सब मिक्सिंग होगा थीटा और अल्फा। थीटा है दो वेक्टर के बीच का एंगल और अल्फा है रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। सो वहां से अगेन मैं ये ही आपको ट्रायंगल को बोलूंगा। ये ट्रायंगल देखिए आप, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल जो मैंने ग्रीन पेन से ड्रॉ किया है, इसमें मैं क्या नहीं लिख सकता? tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिंपल उसकी फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो क्या मैं ये यहां पे नहीं लिख सकता कि ये हमारा अल्फा है, ये अल्फा है? सो यहां पे मैं tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट में क्या होगा मेरा? बी साइन थीटा अपॉन एडजेसेंट में क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये मुझे डायरेक्शन के लिए है, यहां से मुझे अल्फा मिल सकता है। अल्फा क्या है? एंगल है। एंगल को आपने थीटा क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक बार थीटा यूज हो चुका है, जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। ये अल्फा किसके साथ एंगल है? रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ बोलो या रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ बोलो, दोनों से। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये एंगल मेरे को फाइंड करना है, तब वो भी मैं सिखाऊंगा। आज सिर्फ हमारा डिस्कशन ये रिजल्टेंट और अल्फा के लिए ही है, क्योंकि ऑलवेज ये ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं होगा। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूं, देखिए कि ये एंगल किसके साथ बन रहा है? रिजल्टेंट तो पक्का आएगा ही आएगा, उसके अलावा ए वेक्टर के साथ बन रहा है। ये रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बन रहा है। तो आपको क्या लिखना है? जिसके साथ अल्फा नहीं बन रहा है ना, उसका बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा कर देना। उसके दो कंपोनेंट लेने हैं, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ ए लिखना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं ऐसा बता रहा हूं कि ये एक है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर, ये मैंने पहले शिफ्ट किया, इसको भी शिफ्ट किया, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मगर रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल अल्फा है। आप यहां पे देखोगे तो ये दोनों, ये क्यू है तो ये हो जाएगा, ये थीटा ही होगा, क्योंकि क्यू का एक्स एक्सिस के साथ, ये क्यू का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा था, तो ये थीटा। ये हो गया मेरा क्यू कॉस थीटा, ये हो गया मेरा क्यू साइन थीटा। यहां से अगर मैं tan अल्फा आपको बताने के लिए बोलूं तो आप tan अल्फा लिख पाओगे, ऑपोजिट में होगा क्यू साइन थीटा अपॉन एडजेसेंट में होगा p प्लस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा था? p के साथ। तो P का मेरे को यहाँ पे P लिखा, किसके साथ नहीं बन रहा था? Q। तो उसके यहाँ पे मेरे को ट्राइंगल बनाने के लिए Q साइन थीटा एंड Q कॉस थीटा किया होगा। तो यहाँ पे Q साइन थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में P प्लस Q कॉस थीटा आ गया। पक्का मालूम हुआ क्या आपको? ठीक है। तो ये क्योंकि ऑलवेज आपके पास P1 P2 A B P Q ऐसा नहीं होगा ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब देखिए मैं आपको 5 और 5 का जो खेल है वो समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट केस 1 हम लिखेंगे। केस 1 देखिए, ये फॉर्मूला हमको अब टिप्स पे रहना चाहिए दोनों। केस 1 है, केस 1 में मैं ऐसा बोल रहा हूं, ए वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। दैट मीन्स उन दोनों के बीच का एंगल में 0 बता रहा हूं। मीन्स हमारे दो वेक्टर ऐसे है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। यहाँ पे कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, कुछ भी हो। ए एंड बी दोनों के टेल्स को अगर कनेक्ट करोगे तो उसका एंगल 0 होगा।
अब मुझे इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसमें थीटा क्या है? थीटा क्या है? ए एंड बी के बीच का एंगल। यहां पे मैंने लिखा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 0 एंड cos 0। अब ये सारे रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए। cos 0 1 होगा, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। सो cos 0 की जगह में अगर 1 लिखो, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 इज 1। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे नहीं लिख सकता? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? a प्लस बी होल स्क्वायर। इतना तो मैथ्स हमको आना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और स्क्वायर और रूट दोनों है, तो मेरे को सिर्फ a प्लस बी ही लिखना है, सिर्फ a प्लस बी ही लिखना है। सो ये बात हमको भी समझ में आ रही है ना, अगर डायरेक्शन सेम है तो उसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दो, सिंपल। तो a प्लस बी हुआ, ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात और क्लियर कराऊंगा। देखिए अगेन यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि हमारे पास ऐसा एक क्यूब है, ऐसा मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्यूब है, क्यूब शेप का कोई ब्लॉक है, ब्लॉक समझ लीजिए, ये ब्लॉक है, ऐसा बल्कि है, बीच में मैटर है, बल्कि ब्लॉक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहां पे ये ब्लॉक पे मैं 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं टुवर्ड एक्स एक्सिस, एंड अगेन 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं टुवर्ड एक्स एक्सिस। ये F1 है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन टुवर्ड एक्स एक्सिस, ये F2 ही है, 5 न्यूटन ही है, टुवर्ड एक्स एक्सिस ही है। ये समझ लो, ये बिकॉज ऑफ ये फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए मेरे को ऐसे वेक्टोरियली लिखना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया 5 5, डायरेक्शन आ गई एक्स एक्स, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहां पे मैं पहली बार पहला केस है इसलिए दोबारा प्रूव करा रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट बोलूंगा। देखिए इसका मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड एफ नेट, मुझे नेट फोर्स बताना है। नेट फोर्स में मैंने ऐसे वेक्टर नहीं किया है, मैंने सिर्फ एफ लिखा है, सिर्फ एफ नेट, दैट मींस मैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं यहां पे। तो चलिए एफ नेट कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला बताइए आप। सो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर। अगेन ये कैसे मालूम हुआ? देखिए एफ नेट, यहाँ पे दो वेक्टर ए एंड बी थे, तो फॉर्मूला टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो यहाँ पे F1 F2 दो वेक्टर है, तो फॉर्मूला होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा, where थीटा is the angle between A and B, या F1 and F2। चलिए F1 का मैग्नीट्यूड बताइए, सेम ही है 25, F2 5 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके cos कितना हुआ 0, cos 0 1, सो 25 प्लस 25 50, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। सो यहाँ पे अगर देखिए आप, सो 50 प्लस 50 100, और 100 का रूट होगा 10 न्यूटन, तो ये एफ नेट मिल गया। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ए एंड बी दोनों वेक्टर के एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 था, तो आपने सर a प्लस बी प्रूव किया, यहाँ पे F1 F2 है, दोनों के बीच का एंगल 0 ही है, तो यहाँ पे F1 प्लस F2 होना चाहिए 10। ओके फाइन,
तो 10 न्यूटन होगा। सो आपको अभी तो ऐसा हुआ होगा कि सर आप बता रहे थे ना 5 और 5 0 भी हो सकता है। देखिए अब आगे, ये मेरा फर्स्ट केस था। अब मैं केस 2 पर आऊंगा। केस 2 देखिए, केस 2 में मैं ऐसा बोल रहा हूं दैट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। दैट मीन्स अगेन यहाँ सॉरी, अब मैं एंगल ले रहा हूं यहाँ पे पाई रेडियन या 180 डिग्री। दैट मीन्स के दोनों एंटी पैरेलल हो गए। 0 था तो पैरेलल था, वो हम डेफिनेशन देख चुके हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये ए वेक्टर है तो ऐसा कुछ बी वेक्टर है। दोनों सेम हो ना हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई कंडीशन का पार्ट नहीं है। ए एंड बी, यहाँ पे एंगल हमको मालूम है। चलिए, तो मैं रिजल्टेंट, इस दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है। थीटा इन शॉर्ट यहाँ पे 180 डिग्री है। चलिए, रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या रहेगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस 180 डिग्री या कॉस पाई रेडियन। जो भी बच्चे मेरे साथ बोल के लिखेंगे उसको तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ही उसके टिप्स पे आ जाएगा। यहाँ पे ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180 होगा -1, ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है। कॉस 180 -1 होगा, कॉस 01 होगा, कॉस 180 -1 होगा। मालूम नहीं है अभी कर लो, कॉस 01 कॉस 180 -1। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB होगा। क्या मैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB को सिंप्लीफाई ऐसे नहीं कर सकता? दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। मैथमेटिकली ये प्रूवन फैक्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB में लिख सकूंगा। सो 2 और अंडर रूट दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, सो यहाँ पे रिजल्टेंट हुआ a माइनस बी। ओके, a माइनस बी। फिर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये बात आपको और क्लियर करा रहा हूं। देखिए कि मेरे पास ये ऐसे एक ब्लॉक है जो क्यूब के शेप का है। ये ब्लॉक अगेन वही ब्लॉक है, समझ लीजिए आप। मगर यहाँ पे इसमें ये बल्क है, उसमें मैटर है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे मैं राइटवर्ड 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं और लेफ्टवर्ड भी, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो यहाँ पे ऐसे में ये भी 5 न्यूटन है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी ये 5 न्यूटन बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अब मुझे दोबारा नहीं करना है, क्वेश्चन मिला है फाइंड, मेरा क्वेश्चन है फाइंड एफ नेट। चलो सॉल्यूशन देखेंगे। हमको यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे होगा तो उसका रिजल्टेंट a माइनस बी होगा। यहाँ पे दो वेक्टर कौन से है? F1 एंड F2 है, और F1 एंड F2 दोनों के साथ 180 डिग्री पे ही है। तो यहाँ पे मेरा F नेट क्या होगा? F1 माइनस F2, F1 भी 5 F2 भी 5, 0 न्यूटन। और ये बात आपको भी समझ आ रही होगी कि अगर एक कोई लड़का है, उसको इस साइड से कोई 20 न्यूटन से पुल करे और यहां से भी 20 न्यूटन से पुल करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, वो वहीं पे रहेगा, उस पर नेट फोर्स 0 ही होगा। दैट मीन्स कि 5 और 5 10 भी था, 5 और 5 0 भी है। हमको 5 और 5 बोलने के टाइम डायरेक्शन को कंसीडर करना होता है, सिर्फ 5 और 5 से कुछ नहीं होगा। आपको बताना होगा कि 5 और 5 थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल पे है या 180 डिग्री एंगल पे है।
सूरत पालनपुर, दूसरी बैच। अब हम केस 3 में आगे बढ़ते हैं। केस 3 हमारा, केस 3 में मैं क्या बता रहा हूं, देखिए केस 3 दैट इज एंगल बिटवीन A vector and B vector is 90 degree. Angle between A vector and B vector is 90 degree. That means ये हमारा A vector है, ये हमारा B vector है, ये मैं A vector बोलूंगा इसको, ये B vector, ऐसे थीटा 90 डिग्री है। चलो अब इसका रिजल्टेंट मेरे को फाइंड करना है। सो फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज पाई बाई 2, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 रेडियन बोल सकता हूं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। cos पाई बाई 2 या cos 90, ये कितना होगा, 0। कैसे मालूम, अरे होना चाहिए हमको, बेसिक मैथमेटिक्स आपको इसलिए पढ़ा है कि cos 90 0। तब हम ये क्या लिख सकेंगे, r इज इक्वल टू सिर्फ होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इतना ही आएगा। यहां इसको मैं यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं कि ये अगेन हमारा ब्लॉक है, ऐसा बीच में बल्क है, यहां पे सब जगह बल्क है, यहां पे मैं ऐसे F1 फोर्स दिखा रहा हूं 5 न्यूटन का, और यहां पे F2 है, यहां पे ऐसे ये हमारा 5 न्यूटन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, ये हमारा F2 5 न्यूटन है पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर। सो यहां पे हमको F नेट फाइंड, F नेट, चलिए सॉल्यूशन में, तो यहां पे भी अगर आपको करना है तो लिखिए अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos पाई बाई 2, नहीं मगर हमको मालूम है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दैट मींस 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 का रूट होगा 10 50, 50 का हम क्या लिख सकेंगे, 50 दैट मींस हमको क्या लिखना होगा, चलिए बताइए, 5 रूट 2, मैं यहां पे लिख डालता हूं 5 रूट 2 न्यूटन, 25 प्लस 25 दैट इज 50, ठीक है। 50 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 2, 25 का 5 रूट 2 ऐसे ही, और 5 रूट 2 आप कैलकुलेट करोगे ना 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 इंटू रूट 2 होता है 1.41, रूट 2 होगा 1.41, 5 इंटू 1.41 करोगे ऑलमोस्ट आपको 7 मिलेगा। दैट मीन्स 5 और 5 0 भी है, 5 और 5 10 भी है, 5 और 5 0 और 10 के बीच का कुछ भी हो सकता है। जेई मेन में 3 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर आपको बताए 5 और 5 0 है, ठीक है, एंगल कितना होगा 180, 5 और 5 10 है, एंगल कितना होगा 0, और 5 और 5 5 रूट 2 है, एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच का 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको बच्चों, पक्का, श्योर। अभी वो सुरेंद्र नगर वाले बच्चे लिथार्जिक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं सुरेंद्र नगर, समझ में आ रहा है आपको, हाँ ये थम तो ऐसे कीजिए, या सुरेंद्र नगर के समोसा खा के आए आप, ठीक है चलो। अभी देखो वो नहीं थम दिखा है कि वो नहीं दिखा है,
2-3 बच्चों ने ऐसा किया, रिमेनिंग सारे वो स्लीपिंग मोड में है। हाँ झाड़िया, लास्ट में वैसे वो थंब दिखाता है। चलिए केस नंबर 4 अभी है, अभी 10 मिनट है हमारे पास। आप ऐसे थक जाओगे ऐसा नहीं चलेगा, इतना तो लेक्चर चलेगा ही, क्योंकि अगर सब कुछ बताना है तो टाइम तो लगेगा ना। चलिए केस नंबर 4, लास्ट केस हमारा। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहां पे मैं वेक्टर ए और बी की जगह F1 एंड F2 बोलूंगा। इफ एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर इज थीटा। और दूसरी बात, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। दो वेक्टर है, एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है, मगर दोनों के बीच का एंगल, सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है F, और एंगल थीटा है। चलिए मैं वही एग्जांपल यहाँ पे अगर फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पे बल्क है, मैं ऐसे यहाँ पे F फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं और यहाँ पे भी F फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं। देखिए ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, उसके अलावा कुछ होगी। ये भी F है, ये भी F है। सर आपने तो F1 F2 बोला था, लास्ट में बता दिया ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो यहां पे जब भी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा फॉर्मूला, हमारा अंडर रूट वाला। चलिए सो यहां पे मैं क्या लिख पाऊंगा, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर मीन्स F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मीन्स F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 मीन्स F स्क्वायर इनटू एंगल बिटवीन F1 एंड F2 दैट इज थीटा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सो 2 टाइम्स F इंटू F करोगे F स्क्वायर ही होगा। यहां पे F नेट इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए अब मैं अंडर रूट में यहां से 2F स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, 2F स्क्वायर को कॉमन, अगर 2F स्क्वायर को कॉमन ले लू तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा सिर्फ, और 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो वो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये कहां से आया, ये मैथ्स में ट्रिगोमेट्री में आपको आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बी ग्रुप वाले को याद रखना है, वरना वो दिक्कत उसको हो जाएगी। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों ये 2 को कैंसिल मत करना, ये एंगल बाय 2 है भाई, देखना, वरना ये बोलेगी 2 को उड़ा दो, अरे 2 उड़ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में वो 2 को कैंसिल नहीं करना है। ये कहां से आया, फॉर्मूला है, हमको याद रखना। यस, सो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह में लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए ये मेरे को एफ नेट यहां पे मिला है। चलो 2 इंटू 2, 4 का रूट क्या होगा 2, एफ स्क्वायर का क्या होगा एफ, एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या होगा कॉस थीटा बाई 2। ये हमको एफ नेट मिल गया है। ये क्या मिल चुका है, एफ नेट। समझ में आ रहा है, पक्का। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस है, ये आपको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है कि 2F cos थीटा बाई 2, 2 को कैंसिल नहीं करना। अब देखिए
यहाँ से अभी एक प्रॉब्लम मेरे को कराना था, गुजराती मीडियम ने मैंने कल पढ़ा दिया था, मगर आप में क्या है, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को वो बैठने में क्या है कि अभी तो 1 hour and 40 minutes हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए कि उसको मालूम भी नहीं होगा, और कुछ बच्चे और बहुत सारे उसमें भी ऐसे हो सकते हैं कि ऐसे वो वॉच में कब लेक्चर खत्म होगा, कब लेक्चर खत्म होगा। वो बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है तो वो 3 घंटा अगर उसको ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट हुई तब वो क्या करेंगे। ऐसे बच्चे को अगर आईआईटी में जाना है, क्योंकि वहां पे तो स्टार्टअप, अपने खुद का स्टार्टअप करना है, तो सारा दिन एक ही प्रॉब्लम पे ठहर के उसके बारे में डिप एनालिसिस करना है, तब वहां पे कुछ सॉल्यूशन आएगा। और हम 1.5 hour में थक जाए तो ये नहीं चलेगा। गोधरा वाले बच्चे, आपको अनम्यूट करना आना चाहिए। अब देखिए, ये गुजराती मीडियम की पीपीटी क्यों हो गई सर? बहुत किया, अच्छा गलती से उसने गुजराती मीडियम को, ठीक है नो प्रॉब्लम। मैं देखिए, आप होमवर्क सब आपने लिख दिया है, सबने होमवर्क लिखा है। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूं वो होमवर्क में करना है। आप होमवर्क जहां पे लिखा है वो ओपन कीजिए। चलिए फास्ट, मैं होमवर्क को अपडेट करा रहा हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, आपके मॉड्यूल में ऐसी पीपीटी है, और वो पीपीटी में, सॉरी, आपके मॉड्यूल में ऐसा टेबल है, और वो टेबल में ये ट्राइएंगल से एडिशन कैसे करना है और पैरेललोग्राम से, वो दोनों करना है। ये अभी सब्ट्रैक्शन वाली मेथड मैंने नहीं पढ़ाई, तो ये नहीं करनी है अभी सब्ट्रैक्शन वाली मेथड, सिर्फ एडिशन, ट्राइएंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। फिर ये आपको करना है होमवर्क में। फिर ये जो प्रैक्टिस सीटीपी है ना, उसमें ये a माइनस बी नहीं करना है, सिर्फ a प्लस बी ही करना है, सिर्फ a प्लस बी ही करना है, a माइनस बी नहीं करना है। फिर देखिए, अब मैं, चलिए, टॉपिक 10 का क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करना है। टॉपिक 10 का आपको उसके ऐसे मार्क कर देना है, वो आज होमवर्क में नहीं करना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर टॉपिक 10 का क्वेश्चन नंबर 2 आज नहीं करना है, आज नहीं करना है। भाई, ये किसका अनम्यूट हो गया है? फिर ये होमवर्क में हो जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा 2f cos थीटा बाई 2, ये अभी हमने पढ़ा, तो ये हो जाएगा। यस, टॉपिक 10 का 25 नहीं करना है, मैं ये कल डिस्कस करूंगा क्लास में। ये नहीं करना है क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन है, इसलिए। ये टॉपिक 10 का 11 अभी नहीं करना है, टॉपिक 10 का 11 अभी आज नहीं करना है होमवर्क में, 13 नहीं करना है, और 17 नहीं करना है, ठीक है। और टॉपिक 10 का 1 नहीं करना है, टॉपिक 10 का 1 नहीं करना है। इतने क्वेश्चंस आज होमवर्क में नहीं करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके।